इस कहानी की शुरुआत में हम बॉब नाम के एक स्नाइपर को देखते हैं जो फिलहाल अफ्रीका में मौजूद है और अपने साथी डॉनी के साथ एक मिशन पर है। अब थोड़ी देर की निगरानी के बाद बॉब को एक आतंकवादी की गाड़ी दिखाई दी और उसने बिना देरी किए इस आतंकवादी को मार डाला। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, आतंकवादियों के एक ग्रुप ने इन पर गोलियों की बारिश कर दी। अब यहाँ बॉब ने अपना कमाल दिखाया और इनमें से कई आतंकवादियों को मार डाला। लेकिन देखते ही देखते ये सिचुएशन हाथ से निकलने लगी और दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर इनके आसपास बॉम्ब गिराने लगा। अब यहाँ बॉब ने CIA से मदद मांगी, लेकिन इन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला। अब इस गोलीबारी के बीच एक गोली डॉनी को लग गई और उस बेचारे की जान चली गई। अब ये देखकर बॉब गुस्से से लाल हो गया और उसने उस हेलीकॉप्टर पर कई गोलियां चलाई। अब पहले तो उसका निशाना चूक गया, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उसने इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब इस घटना के 3 साल बाद हम बॉब को देखते हैं जो अब आर्मी से रिटायर हो चुका है और अपने कुत्ते के साथ जंगल में एक आम जिंदगी बिता रहा है। अब एक दिन आइजैक जॉनसन नाम का एक आदमी जो कि CIA का हेड है, वो बॉब से मिलने पहुंचा। दरअसल आइजैक को ये खबर मिली थी कि बहुत जल्द अमेरिका के प्रेसिडेंट पर एक हमला होने वाला है, इसलिए वो बॉब से मिलने पहुंचा ताकि एक एक्सपर्ट की मदद से इस अटैक को रोका जा सके। दरअसल बॉब का काम ये था कि वो प्रेसिडेंट को मारने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए ताकि आइजैक और उसकी टीम आने वाली हर चुनौती के लिए पहले से तैयार रहे। अब पहले तो बॉब ने इस काम के लिए मना कर दिया क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है और वो उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन जब आइजैक ने उसे मामले की गंभीरता समझाई तो बॉब भी इस काम के लिए तैयार हो गया। अब जाने से पहले आइजैक ने बॉब को सारी जानकारी दी और उसे अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुलाया। अब एक हफ्ते बाद बॉब वॉशिंगटन DC पहुंचा जहां प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देने वाले थे। अब कई दिनों की रिसर्च के बाद बॉब ने आइजैक को बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला फिलाडेल्फिया में होगा। अब यहाँ आइजैक ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे प्रेसिडेंट के स्पीच वाले दिन भी आने को कहा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और बहुत जल्द वो दिन आ गया जब प्रेसिडेंट पूरे देश के सामने स्पीच देने वाले थे। इधर बॉब आइजैक के साथ एक रूम में पहुंचा जहां से वो पूरे शहर को देख सकते थे। अब यहाँ बॉब की मुलाकात माइकल सैंडोर नाम के एक आदमी से हुई जो कि आइजैक की टीम का एक हिस्सा था और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में इसका एक बहुत ही मेजर रोल था। अब जैसे ही प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए स्टेज पर चढ़े तो बॉब ने सभी को बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला करने का ये सबसे अच्छा मौका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन्हें स्टेज से नीचे उतारना चाहिए। लेकिन अभी वो अपनी बात पूरी करता, इससे पहले रूम में मौजूद एक पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चला दी और वहीं दूसरी तरफ एक अनजान स्नाइपर ने प्रेसिडेंट को शूट कर दिया। अब ये देखते ही बॉब खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग निकला और बॉब के जाते ही आइजैक की टीम ने पूरे कमरे को साफ किया और एक टेबल पर बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ निक नाम के एक FBI ऑफिसर ने बॉब को रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने बड़ी आसानी से उसे पछाड़ दिया और उसे हथकड़ी लगाकर यहाँ से जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने निक से बोला कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है और मुझे फंसाया जा रहा है। इसके बाद वो निक की गाड़ी में बैठा और ये शहर छोड़कर भागने लगा, पर अभी वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले FBI की एक टीम ने उसे चेस करना शुरू कर दिया। अब पुलिस से बचने के लिए बॉब ने अपनी गाड़ी को एक कार वॉश में घुसा दिया और फटाफट से अपने घाव की मरहम पट्टी की। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सड़क पर निकला तो पुलिस की एक टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब चूंकि बॉब के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और सीधा एक नदी में जा गिरा। इसके बाद FBI की टीम ने इस नदी की अच्छे से छानबीन करी, लेकिन इन्हें बॉब का कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो तो पहले ही एक नाव पर लटक कर यहाँ से भाग चुका था। अब थोड़ी देर बाद वो किनारे पर पहुंचा और एक ट्रक चुरा कर यहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ देश के सभी न्यूज चैनल्स टीवी पर बॉब की फोटो दिखाने लगे और उसे प्रेसिडेंट का कातिल बताने लगे। इसके बाद हम FBI के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जो कि निक से काफी नाराज था क्योंकि बॉब उसे चकमा देकर भाग गया था। अब यहाँ निक ने अपने सीनियर को बताया कि भागते वक्त बॉब ने उससे बोला था कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है। हालांकि निक के सीनियर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने निक का डिमोशन करके उसे FBI के कॉल सेंटर में बिठा दिया। अब रात होते ही बॉब एक सुपरमार्केट में गया और अंदर जाने से पहले उसने दुकान की बिजली काट दी। इसके बाद वो दुकान के अंदर गया और वहाँ मौजूद एक लेडी से कुछ सामान खरीदा। इसके बाद वो दुकान की टॉयलेट में गया और अपने घाव की मरहम पट्टी की। लेकिन इसी बीच दुकान में मौजूद इस लेडी को उस पर शक हो गया और उसने फौरन FBI को कॉल लगा दिया। अब यहाँ उसकी कॉल निक ने उठाई, जहाँ इस लेडी ने उसे बताया कि शायद थोड़ी देर पहले बॉब उसकी दुकान में आया था। अब इस लेडी की बात पर भरोसा करके निक ने अपने सीनियर को ये बात बताई, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों के चलते उसके सीनियर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पूरी रात निक ने इसी केस पर काम किया और बॉब के बारे में सारी जानकारी निकाली। अब अगली सुबह एक लेडी इस ऑफिस में आई जो कि असल में निक की कॉलीग थी। अब जब उसने निक को इस केस पर काम करते हुए देखा तो उसने उसे बताया कि जिस पुलिस वाले ने बॉब को गोली मारी थी, कल रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया। अब ये सुनने के बाद निक को इस बात पर भरोसा हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर है और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर हम बॉब को देखते हैं जो एक औरत से मिलने उसके घर पहुंचा। असल में ये औरत कोई और नहीं बल्कि डॉनी की विडो वाइफ सारा थी। हालांकि आज वो बॉब से पहली बार मिली थी, लेकिन वो उसे पिछले कई सालों से जानती है क्योंकि डॉनी के मरने के बाद बॉब ने उसे एक लेटर लिखा था और वो हर साल सारा को फूल भेजता था। अब सारा ने भी टीवी पर बॉब के बारे में देखा था, इसलिए उसने बॉब की मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बॉब ने उसे बताया कि वो बेकसूर है तो सारा ने उसे अंदर आने दिया।
अब अंदर आने पर सारा ने उसे बताया कि प्रेसिडेंट तो बिल्कुल ठीक है और उस दिन वो गोली वहाँ मौजूद एक दूसरे देश के पॉलिटिशियन को लगी थी। वहीं दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो क्राइम सीन के आसपास मौजूद सभी बिल्डिंग्स की जांच कर रहा था। इसी बीच वो एक बिल्डिंग में पहुंचा जहां उसे स्नाइपर ट्राइपॉड के निशान मिले और ये बिल्डिंग क्राइम सीन से केवल 500 मीटर दूर थी। अब ये देखकर निक को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बॉब की फाइल में उसने पढ़ा था कि बॉब एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है और वो मीलों दूर से अपने टारगेट को मार गिराता है, तो फिर केवल 500 मीटर की दूरी से उसका निशाना कैसे चूक गया और उसने प्रेसिडेंट के बजाय उस दूसरे पॉलिटिशियन को कैसे मार दिया। वहीं दूसरी ओर हम सारा को देखते हैं जो पेशे से एक नर्स है और फिलहाल वो बॉब का इलाज कर रही है। अब थोड़ी देर बाद जब बॉब को होश आया तो सारा ने उसे बताया कि सरकार ने उसके डॉगी तक को मार दिया है। अब ये सुनकर बॉब को काफी दुख हुआ और उसने कसम खाई कि वो अपने नाम पर लगे इस दाग को मिटाकर रहेगा और इस काम में केवल निक उसकी मदद कर सकता है। अब यहाँ बॉब ने एक प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक सारा एक कैफे में निक से मिलने पहुंची। यहाँ सारा ने उसे पूरी बात बताई और उसे आइजैक की गाड़ी का नंबर भी दिया ताकि निक इस बारे में थोड़ी छानबीन करे और इससे आइजैक के मन में भी डर पैदा हो। अब निक ने भी ठीक ऐसा ही किया और उस गाड़ी के नंबर को ट्रैक करने लगा। इधर आइजैक को भी ये बात पता लगी कि FBI का एक ऑफिसर उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा है और ये वही ऑफिसर है जिसकी गाड़ी में बॉब फरार हुआ था। अब इससे पहले कि निक इस बात की जड़ तक जाता, आइजैक के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। दरअसल वो ये जानना चाहते थे कि आखिर निक को कितनी सच्चाई पता है, लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी निक ने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्होंने निक को मारने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उसे मार पाते, बॉब ने अपनी स्नाइपर स्किल्स के दम पर आइजैक के सभी लोगों को मार डाला। अब यहाँ निक ने बॉब से बोला कि मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, इसलिए तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो ताकि कानून तुम्हारी मदद कर सके। हालांकि बॉब ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि अगर उसने आइजैक से बदला नहीं लिया तो कल को वो किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगा। अब निक ने भी उसकी बात मान ली और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। वहीं दूसरी ओर आइजैक और उसके साथियों को यह पता चला कि बॉब हर साल सारा नाम की एक लड़की को फूल भेजता है और इस बात का पता लगते ही आइजैक ने अपने आदमियों को सारा को किडनैप करने भेजा। वहीं दूसरी ओर बॉब और निक हथियारों के एक एक्सपर्ट से मिलने पहुंचे जहां बॉब ने इस आदमी से पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि गोली किसी और बंदूक से चले और दिखाई किसी और बंदूक से जाए। इस पर यह आदमी कहता है कि हाँ, ऐसा करना मुमकिन है। इस टेक्निक को पेपर पैचिंग टेक्निक कहते हैं जिसमें गोली चलती कहीं और से है और दिखाई कहीं और से जाती है। यहाँ इस आदमी ने बॉब को ये भी बताया कि तुम्हारे अलावा इतना अचूक निशाना केवल एक आदमी लगा सकता है और वो है मिखायो। अब जब इस आदमी ने मिखायो का हुलिया बताया तो बॉब फौरन समझ गया कि मिखायो कोई और नहीं बल्कि माइकल सैंडोर है जो आइजैक के साथ उसकी टीम में था। इसके बाद निक ने अपने ऑफिस में कॉल किया और माइकल सैंडोर का पता निकलवाया जो कि फिलहाल वर्जीनिया में था। अब उस रात आइजैक के 2 आदमी सारा के घर में घुसे ताकि वो उसे किडनैप कर सकें। अब यहाँ सारा ने एक आदमी को तो मार दिया पर बदकिस्मती से उस दूसरे आदमी ने इसे पकड़ लिया। इधर आइजैक को भी अंदाजा हो गया था कि अब तक बॉब ने माइकल सैंडोर के बारे में सब कुछ जान लिया होगा और वो उसके पीछे जरूर जाएगा। इसलिए आइजैक ने प्लान बनाया कि जब बॉब और निक माइकल सैंडोर को पकड़ने के लिए वर्जीनिया आएंगे तो हम उन पर हमला करके उन्हें मार देंगे। अब प्लान के मुताबिक बॉब और निक वर्जीनिया पहुंचे और एक सुपरमार्केट में जाकर बॉम्ब बनाने का सारा सामान खरीदा। अब बॉब ये जानता था कि आइजैक और माइकल भी उन पर पलटकर हमला जरूर करेंगे, इसलिए उसने निक को भी थोड़ी बहुत स्नाइपिंग सिखा दी ताकि समय आने पर वो उसकी मदद कर सके। अब अगले दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस में गया और निक दूर बैठकर उसे सभी गार्ड्स की लोकेशन बताने लगा। अब बॉब ने सभी गार्ड्स को एक एक करके खत्म किया और फार्म हाउस में जाने से पहले उसने आसपास की झाड़ियों में ढेर सारे बॉम्ब रख दिए। इसके बाद वो फार्म हाउस के अंदर गया जहाँ माइकल पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ माइकल ने उसे बताया कि असल में हमारा प्लान प्रेसिडेंट को मारने का नहीं बल्कि उस दूसरे देश के नेता को मारने का था, क्योंकि उस दिन वो लोगों को उस गांव के बारे में बताने वाला था जिसे आइजैक और उसकी टीम ने एक ऑयल कंपनी के कहने पर बर्बाद कर दिया। दरअसल आज से 3 साल पहले एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी को अफ्रीका के एक छोटे से गांव में अपनी पाइपलाइन बिछानी थी और इस काम के लिए उन्हें उस पूरे गांव को खाली करना था। लेकिन जब गांव वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो आइजैक और उसकी टीम ने गांव के सभी लोगों को मार दिया और उन्हें एक बड़े से कब्र में दफन कर दिया। अब यहाँ बॉब को पूरी बात समझ आई कि आज से 3 साल पहले जब वो अफ्रीका के उस गांव में था तब यूएस आर्मी ने उसे और डॉनी को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। और अब बॉब को एहसास हुआ कि इस घोटाले में सिर्फ आइजैक नहीं बल्कि इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। अब ये पूरी बात बताने के बाद माइकल ने खुद को गोली मार ली और ठीक उसी वक्त आइजैक के लोगों ने बॉब पर हमला कर दिया। अब दूर बैठे निक ने बाहर मौजूद सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया और अंदर से बॉब ने आइजैक के लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया। अब इन सभी को मारने के बाद बॉब इस फार्म हाउस से बाहर निकला पर ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर ने उसे चेस करना शुरू कर दिया। अब चूंकि निक और बॉब इस हमले के लिए पहले से तैयार थे इसलिए उन्होंने आइजैक के लोगों का जमकर मुकाबला किया। अब जैसे ही वो हेलीकॉप्टर एक ऑयल टैंकर के ऊपर आया तो बॉब ने उस टैंकर को शूट करके उसे ब्लास्ट कर दिया और इस धमाके में वो हेलीकॉप्टर भी जलकर राख हो गया। इसके बाद हम आइजैक और उसके साथियों को देखते हैं जिनकी टेंशन अब बढ़ती जा रही थी क्योंकि बॉब धीरे धीरे इनके करीब पहुंच रहा था। वहीं दूसरी ओर निक ने FBI को कॉल करके बताया कि उसने बॉब को पकड़ लिया है। दरअसल निक ने ऐसा इसलिए किया ताकि आइजैक तक की बात पहुंच जाए और वो उससे कांटेक्ट कर ले।
अब इनका ये प्लान कामयाब हुआ और अगले कुछ ही मिनटों में आइजैक ने निक को कॉल कर दिया। अब यहाँ बॉब ने आइजैक से बात की और उसके सामने एक ऑफर रखा कि अगर उसने सारा को छोड़ दिया तो वो माइकल सैंडोर की उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देगा, जिसमें उसने बताया है कि कैसे आइजैक और उसकी टीम ने एक ऑयल कंपनी के कहने पर अफ्रीका के एक पूरे गाँव को बर्बाद कर दिया। अब आइजैक के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो इस डील के लिए राजी हो गया और इन दोनों ने अगले दिन एक बर्फीले पहाड़ पर मिलने का फैसला किया। अब अगले दिन आइजैक अपने साथियों के साथ सारा को लेकर उस पहाड़ पर पहुंचा। तभी सामने से एक आदमी चलता हुआ इनकी तरफ आया, पर आइजैक के छुपे हुए स्नाइपर ने इस आदमी को गोली मार दी। अब यहाँ आइजैक को लग रहा था कि उन्होंने बॉब को मार दिया है, पर ये तो बॉब की एक चाल थी और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि निक था, जिसने अपनी जैकेट के अंदर एक बुलेट प्रूफ मेटल लगा रखा था। अब जब आइजैक के स्नाइपर ने निक के ऊपर गोली चलाई तो बॉब को स्नाइपर की लोकेशन पता लग गई और यहाँ बॉब ने एक हेडशॉट मारकर इस स्नाइपर का काम तमाम कर दिया। इसके साथ ही उसने एक गोली उस आदमी को मारी जिसने सारा का हाथ पकड़ रखा था। इधर हम FBI के चीफ को देखते हैं, जिसे निक का भेजा हुआ एक लेटर मिला और इस लेटर के जरिए निक ने उन्हें इस मिशन की सारी जानकारी दे दी थी। अब इस लेटर को पढ़ते ही FBI की टीम भी उस पहाड़ की ओर निकली ताकि वो आइजैक और बॉब को गिरफ्तार कर सके। इधर उस स्नाइपर को मारने के बाद बॉब इन सबके सामने आया और यहाँ निक ने आइजैक और उसके साथियों से उनके हथियार ले लिए, पर तभी सारा ने एक बंदूक लेकर उस आदमी को मार दिया क्योंकि उसने सारा को किडनैप करके उसे बहुत टॉर्चर किया था। अब यहाँ बॉब ने उसे शांत किया और आइजैक के साथी मैकियम से बात करने लगा। यहाँ मैकियम ने बॉब से बोला कि तुम उस रिकॉर्डिंग के जरिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी हमारे साथ इस घोटाले में शामिल हैं। अब तक बॉब भी ये बात समझ चुका था कि अगर उसने इन सबूतों को पब्लिक किया तो सरकार के लोग उसके साथ साथ निक और सारा को भी जान से मार देंगे, और इसलिए उसने इस रिकॉर्डिंग को इनके सामने जला दिया। तभी यहाँ पर FBI की टीम आ गई और बॉब के साथ साथ आइजैक और उसके साथियों को भी पकड़ लिया गया। अब थोड़े दिनों बाद बॉब को कोर्ट के सामने पेश किया गया और इस कोर्ट में आइजैक और उसके साथी भी मौजूद थे। अब यहाँ बॉब ने क्राइम सीन पर मिली अपनी राइफल मंगवाई ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। यहाँ बॉब ने जज को बताया कि उस दिन घर से निकलने से पहले उसने अपनी बंदूक की फायरिंग पिन्स को निकाल दिया था और बिना फायरिंग पिन के इस बंदूक से गोली चला पाना इम्पॉसिबल है। अब इस बात को साबित करने के लिए उसने निक पर गोली भी चलाई, लेकिन फायरिंग पिन्स न होने के चलते वो गोली बंदूक के अंदर ही रह गई और इससे ये साबित हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर है। अब इस कोर्ट ने बॉब को तो बेकसूर बता दिया, पर उन्होंने आइजैक पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसके खिलाफ मौजूद उस आखिरी सबूत को भी बॉब ने जला दिया था। अब उस रात आइजैक और मैकियम अपने फार्म हाउस पर गए और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने लगे, पर तभी वहाँ पर बॉब आ गया और आइजैक के आदमियों को एक एक करके मारने लगा और जैसे ही आइजैक खड़ा हुआ तो उसने सीने में गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद वो घर के अंदर आया और आइजैक के साथ ही मैकियम को भी मार डाला। अब घर से निकलते वक्त उसने गैस पाइपलाइन में एक धमाका कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। आखिरकार बॉब ने अपना बदला पूरा किया और उस गाँव में मारे गए सभी लोगों को इंसाफ दिलवाया। वहीं दूसरी ओर हम सारा को देखते हैं जो फार्म हाउस के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल गए और एक साथ एक नई जिंदगी शुरू की। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, कमेंट करना जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।